जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों का ग्रेड 12 के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं भाषा शिक्षण की विधियाँ। भाषा शिक्षण की विधियों की इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारी आगमन विधि और निगमन विधि। निगमन विधि आगमन विधि है, नेक्स्ट है हमारी प्रयोजन विधि, फिर है प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि और व्याख्यान विधि। इन विधियों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आगमन विधि की। तो जो आगमन विधि है वो क्या होती है वो समझो। आगमन विधि है, इसके लिए हम विश्लेषण विधि प्रणाली विधि नाम से, विश्लेषण प्रणाली विधि के नाम से भी जानते हैं। और ये जो विधि है वो कार्य करती है उदाहरण से नियम की ओर। हम कह सकते हैं जो हमारी आगमन विधि है इसमें सबसे पहले हम उदाहरण बच्चों के लिए देंगे, इसके बाद में हम क्या करेंगे, नियम बताएंगे। तो ये बात जो है वो हो गई आगमन विधि। अब आगमन विधि और निगमन विधि को हम एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो आगमन है वो इसका निगमन का वो जस्ट अपोजिट है और निगमन है वो आगमन का जस्ट अपोजिट है। तो इसमें ये क्या कह रहा, उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो निगमन विधि है इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा नियम से उदाहरण की ओर। नियम से उदाहरण की ओर का क्या मतलब है, पहले जो हम बनाएंगे वो बच्चों के लिए उदाहरण बनाएंगे। उदाहरण के रूप में बच्चों को कोई भी चीज़ होगी वो हम प्रस्तुत करेंगे। कोई भी हमारी जो क्या बोलते हैं वो है सब्जेक्ट, उसमें हम क्या करेंगे, बच्चों के लिए सर्वप्रथम हम उदाहरण देंगे, इसके बाद में उस चीज़ को हम नियम के द्वारा समझाएंगे। जैसे हम बच्चों के लिए फिजिक्स का नियम अगर समझाना चाहते हैं, या छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, या उसमें जो मैथ का नियम है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उदाहरण देकर समझाएंगे कि ये चीज़ कैसे करके होती है। इसके बाद में हम उसके प्रिंसिपल्स जो लॉ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो बात है वो बात हो गई हमारी आगमन विधि। हम बात करते हैं अगर निगमन विधि की, तो जो निगमन विधि है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले हम नियम बताएंगे, इसके बाद में उदाहरण बताएंगे। इस विधि और इस विधि में अंतर क्या है, ये विधि होती है हमारे छोटे बच्चों के लिए, और ये जो विधि होती है वो होती है हमारे बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसमें क्या होता है, क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम समझाते हैं कि जो रूल्स है, जो रूल है हमारा, जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, जो लॉ है, वो उदाहरण पे कैसे कार्य करेगा। तो बड़े बच्चे होते हैं वो उस चीज़ को पहले समझ लेते हैं, उनका जो माइंड होता है वो विकसित हो चुका होता है, इसलिए हम उनके लिए, बड़े बच्चों के लिए निगमन विधि से पढ़ाते हैं और छोटे बच्चों के लिए आगमन विधि से पढ़ाते हैं। अब ये जो हमारी आगमन विधि है ये उदाहरण से नियम की ओर कार्य करती है। इसमें जो पहला सूत्र है वो कह रहा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। हम कह सकते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं छोटे वाले, जिनको हम आगमन विधि के रूप में कोई चीज़ समझा रहे हैं, तो सबसे पहले उनके लिए विशिष्ट चीज़ें जो हैं वो उसको हम समझाएंगे, फिर इसके बाद में हम सामान्य सी चीज़ें समझाएंगे। ऐसे ही है, नेक्स्ट हमारा वो है स्थूल, फिर है सूक्ष्म। हम बात करें स्थूल की, तो जैसे ये जो मार्कर है मेरे हाथ में, तो ये अपने आप में पूरा एक मार्कर है, तो इसमें हम बता देंगे किसमें, स्थूल में। अब ये स्थूल है, पूरा है, तो इसके लिए हम कह रहे हैं ये मार्कर है। अब इसमें जब हम बात करें, ये जो मार्कर है इसमें एक ऊपर खोल है, इसके बाद में क्या बोलते हैं, जब हम इसे खोलेंगे, अब हम किसकी ओर चल रहे हैं, सूक्ष्म की ओर, यानी कि इसका सूक्ष्म विश्लेषण कर रहे हैं। तो हम कहेंगे इसमें एक कैप पाई जाती है, और कैप के साथ साथ इसमें एक अंदर क्या बोलते हैं स्पंज पाया जाता है, और उस स्पंज में हम बच्चों को बताएंगे कि देखो उसमें इंक भी पाई जाती है। और इस इंक में जब ये चीज़, ये जो निब है, ये जो क्या बोलते हैं लेखनी का जो सूक्ष्म रूप है, उसके लिए जब हम इससे ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, तो हमारा ये जो मार्कर बन जाता है। और ये जो मार्कर जब बन के तैयार होता है तो ये किसके काम में आता है, ये शिक्षण के कार्य के काम में आता है। तो ऐसे करके हम समझा सकते हैं। ऐसे ही हम किसी प्रोजेक्ट को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं,
हम कंप्यूटर जैसे बच्चों के लिए समझाना चाहते हैं, तो कंप्यूटर में हम सबसे पहले बच्चों के लिए उसकी पूरी बॉडी की बात करेंगे कि इसमें एक CPU होता है, एक डिस्प्ले होती है, एक माउस होता है, एक मदरबोर्ड होता है। तो ऐसे करके अंदर अंदर की उसमें बातें करें। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? इसके लिए हम कहेंगे स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ऐसे जो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा मूर्त से अमूर्त की ओर। हम मूर्त से अमूर्त की ओर की जब हम बात करेंगे, जैसे हम बच्चों को मैथ सिखाने वाले हैं, जब हम बच्चों को मैथ सिखाएंगे तो हम बच्चों से ये नहीं डायरेक्ट ऐसे करेंगे कि 2 + 2 बराबर ये हमारे 6 हो जाते। ये चीज़ अगर हम समझाएंगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। हम बच्चों के लिए जो क्या बोलते हैं मूर्त रूप में कोई वस्तु है उसका हम एग्जाम्पल लेके हम बच्चों को सिखाएंगे। जैसे हम बच्चों के लिए मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि हम बच्चों के लिए गणित सिखा रहे हैं, उसमें हम जोड़ सिखाना चाह रहे हैं, तो जोड़ में हम बच्चों को लिए जो सिखाएंगे तो बच्चों के लिए हम इस टाइप की जो आकर्षक चीज़ें होती हैं, चाहे वो गोली हो इस टाइप से या इस टाइप की और कोई हो सकती है ना। तो अगर ऐसे करके हम बच्चों को क्या बोलते हैं समझाएंगे तो ये चीज़ उनके बहुत अच्छे से दिमाग में जाएगी। तो जैसे ये हमारे जो वर्गाकार यानी कि जो हमारी स्थूल चीज़ें हैं, जब हम बच्चों को बताएंगे एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, छठी ये है, 1 2 3 4 5 और 6। जब ऐसे करके हम समझाएंगे बच्चों से कहेंगे कि इसे जब हम जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं 3, और इसे जब हम जोड़ते हैं तो हो जाते हैं 3, और ये कुल मिला के 6 हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम ये समझाते हैं तो इसके लिए मूर्त से अमूर्त की ओर जो चलने की टेक्निक है वो इसे कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा वो है सरल से कठिन की ओर। यानी कि देखो कहते नहीं है कि हमारे लिए अगर लंबा रास्ता तय करना है तो हमें सरलता से चलना चाहिए, यानी कि सहज के कदम रखने चाहिए, धीरे धीरे यानी कि चलने चाहिए। तो वहाँ से अगर ये चीज़ हम उठाएं तो हम कह सकते हैं कि पहले हमारे लिए जो सॉल्व करना है, जो सीखना है, समझना है, वो छोटी छोटी सरल चीज़ें हमें सीखनी है। उन सरल चीज़ों के लिए बड़ा करके हम एक जटिल रूप के लिए हम क्या बोलते हैं सॉल्व कर सकते हैं। वो ये सरल से कठिन की ओर। जैसे मैथ का सवाल हम करवा रहे हैं या मैथ का हम कोई यूनिट पढ़ा रहे हैं, चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या होते हैं ऐसी व्यवस्था की जाए कि पहले हम उन चीज़ों को छोटी छोटी जैसे चीज़ें हैं वो पढ़ाएं। जैसे हम बात करें एक सवाल ऐसा है जिसमें जोड़, घटाव, गुणा और भाग चारों चीज़ें जब उसमें आ रही हैं तो उसके लिए हम खंड कर लें, 4 भागों में डिवाइड कर लें। पहले बच्चे के लिए हम जोड़ सिखा दें, फिर घटाव सिखा दें, फिर गुणा सिखा दें और फिर भाग सिखा दें। फिर ऐसे करके जब हम सवाल सिखा देंगे चारों टाइप के, फिर इन चारों का मिक्सअप रूप जो होगा वो बड़ा रूप एक बना के ऐसे ढंग से सवाल दें तो बच्चा वहाँ पे वो चीज़ बहुत अच्छे से सीख लेगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी सरल से कठिन की ओर ये विधि हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं निगमन की। अब जो निगमन विधि है वो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी, किसके? आगमन के। वो कैसे होगी वो समझो। तो इसमें ये जो चीज़ है इसकी जस्ट अपोजिट ये हो जाएगी। जैसे ये जो निगमन विधि है तो निगमन क्या होगा, पहले हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी, पहले जो हमारी हो जाएगी ऐसे समझो आप, पहले हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी सामान्य और इसके बाद में विशिष्ट। पहले हम सामान्य सी चीज़ें समझा दें जो जर्नल है, फिर हम बड़ी चीज़ें समझाएं, फिर है ऐसे ही हमारी सूक्ष्म से स्थूल की ओर। जो सूक्ष्म है वो चीज़ें हम समझा दें, फिर हम बड़ी चीज़ समझा दें। ऐसे ही पहले अमूर्त समझा दें। जैसे जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए तो हम सीधे बता सकते हैं कि जो बड़ा एक सवाल है तो उसके लिए हम यहाँ से हल करा दें, फिर छोटा सवाल अगर हम करा दें उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। सरल से जो कठिन की ओर है उसमें कठिन से सरल की ओर हमारे लिए कराना हो। तो इस विधि से हम बड़े बच्चों को सिखा सकते हैं। ये जो विधि होती है वो इंटर कॉलेज वगैरह में ज़्यादा यूज की जाती है। तो ये जो हमारी विधि हो गई आगमन विधि या विश्लेषण प्रणाली विधि, और दूसरी हो गई हमारी निगमन विधि या संश्लेषण प्रणाली विधि। इसे सूत्र प्रणाली विधि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो विधि होती है वो सूत्रों पर डिपेंड करती है। जब
हम बड़े हाई स्कूल या इंटर में जब हम पहुँचे तो हमारे लिए सबसे पहले मास्टर जब सिखाता था तो पहले सूत्र लिखवाता था। वो कहता था ये सूत्र लिखो, इन्हें समझो, इसके बाद हम आपके लिए सवाल कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। तो ये चीज़ इस पर डिपेंड हो गई। हम बात कर रहे हैं अगली जो है हमारी वो है प्रयोजन विधि। अब प्रयोजन विधि है, ये जॉन डीवी के जो शिष्य हुए हैं किलपैट्रिक, उनके द्वारा ये विधि को क्या बोलते हैं विकसित की गई। तो इसमें ये जो प्रयोजन है, कहते नहीं हमारा उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, तो उसके अनुसार इसमें जो विद्यार्थी है वो स्वयं इस कार्य को करता है, यानी कि स्वयं विद्यार्थी अपनी रुचि से सीखता है। जैसे एक बच्चा है, उसके लिए हम कह रहे हैं तू मैथ सीख, अब उसकी रुचि है वो है आर्ट में, तो ये विधि यहाँ पे गलत हो जाएगी, क्योंकि उसका जो लक्ष्य है, जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, जो एम है, जो गोल है, जो उसका टारगेट है, वो क्या है, वो उसका आर्ट सीखना। और हम उसके लिए क्या सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं मैथ। तो वहाँ पे ये बच्चा स्वतंत्र थोड़ा ही हुआ, वहाँ पर तो ये नियंत्रित हो गया, वहाँ पर तो ये चीज़ लागू कैसे हो पाई, गलत हो जाएगा। तो ये जो प्रयोजन विधि है, बच्चे को जो अपना वो प्रयोजन है, उसका जो लक्ष्य है, उसको अपने आप से सीखने दिया जाए और उसमें ये बच्चा आगे तक बहुत कुछ कर पाएगा। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसके लिए हम प्रयोजन विधि कहेंगे। और इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि स्वयं विद्यार्थी अपनी रुचि से सीखता है, उसकी जिसमें रुचि होगी और जैसे वो सीखेगा उसे सीखने दीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारी होगा वो होगा प्रोजेक्ट विधि। अब प्रोजेक्ट जो विधि है उसमें विद्यार्थी समस्या का जो हल है वो स्वाभाविक रूप से खोजने का प्रयास करता है और समस्या का हल भी खोज लेता है। अब देखो प्रोजेक्ट विधि है, जैसे बच्चे के लिए हम एक प्रोजेक्ट दे दें, उसके लिए हम मान के चल रहे हैं, हम उदाहरण के लिए उसके लिए हम कह रहे हैं बेटा आपके लिए हम जो प्रकाश संश्लेषण एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उस पर आपके लिए काम करना है। तो जो उसका जो गोल बना, जो उसके लिए लक्ष्य दिया गया है कि बेटा आप प्रकाश संश्लेषण पर कार्य कीजिए, उसका हमारे लिए एक प्रोजेक्ट बना के दीजिए। तो कह रहा है विद्यार्थी समस्या का, अब उसमें उसे समस्याएं भी आएंगी क्योंकि प्रोजेक्ट तो दे दिया क्या बोलते हैं टीचर ने उसके लिए, लेकिन जब वो उसके लिए सीखेगा, उसके लिए बनाने का प्रयास करेगा, तो उसके लिए समस्याएं वहाँ पर आएंगी, लेकिन वो समस्याओं का जो हल होगा वो उसके लिए स्वयं हल ढूंढ लेगा। उस समस्याओं को जो हल होगा वो स्वयं ढूंढ के और उस प्रोजेक्ट को बनाकर तैयार करेगा और टीचर के सामने प्रस्तुत करेगा। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्ट विधि कहेंगे। इसमें वो दूसरों की सहायता नहीं लेगा, वो सब काम अपने आप करेगा। वो जानकारी तो जुटा सकता है, लेकिन जो खोजबीन का कार्य है उसके आंतरिक और जो बाहरी विश्लेषण करके जब वो सीखेगा तो वो स्वयं सीखेगा। तो वही तो कह रहा है स्वयं विद्यार्थी अपनी रुचि से हल भी करता है। क्या विद्यार्थी समस्या का हल स्वाभाविक रूप से करता है, उस पर कोई प्रेशर नहीं है कि तू कर और ऐसे करना, स्वाभाविक रूप से उसके लिए लगता है ये चीज़ यहाँ पर ऐसे नहीं है, ऐसे होगी तो वो वैसे करेगा। ये उसका स्वाभाविक यानी अपना जो भाव है उसके अनुसार वो चलेगा, खोजने का प्रयास करता है और समस्या का हल भी कर लेता है। तो जो यहाँ पे वो आखिर में जो फाइनली जो रिजल्ट निकल के आता है तो उसका जो प्रोजेक्ट होता है वो तैयार हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसके लिए प्रोजेक्ट विधि कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा समस्या समाधान विधि। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारी विधि है वो कार्य करती करके सीखने के सिद्धांत पर ये जो है उस पर आधारित है। जब बच्चा करके सीखेगा तो वो बहुत अच्छे से सीख सकता है। ये समस्या समाधान विधि में बता रहे हैं। और कहा भी जाता है दुनिया में जब समस्याएं आती हैं तो वो हमारे लिए एक अवसर लेके आती हैं। ये चीज़ यहाँ पर छोटे बच्चों के साथ साथ हम सभी पर भी ये बात लागू होती है कि जो समस्याएं हैं वो हमारे लिए एक नया अवसर लेके आती हैं। क्योंकि जब समस्या होगी तो जो हमारा जो मस्तिष्क है वो जिस अवस्था से, जिस स्पीड से काम कर रहा है उससे 4 गुनी स्पीड से और काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर समस्या है। जैसे हम आपसे बात करें, अभी हमारे पास भोजन भी है, वस्त्र भी है, मकान भी है रहने के लिए, तो हमारे पास कोई समस्या नहीं है। जब हमारे पास समस्या नहीं होगी तो हमारा जो माइंड होगा वो ज़्यादा विकसित नहीं हो पाएगा। क्यों? ऐसे समझ लीजिएगा कि जब सबसे पहले ये बल्ब का आविष्कार किया गया तो वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए यही तो थी कि जब सूर्य महाराज निकलते हैं तब तो हम इस चीज़ को
कोई कार्य जब करते हैं प्रकाश वाला तो कर सकते हैं, लेकिन जब प्रकाश उपस्थित नहीं है, सूर्य महाराज उपस्थित नहीं हैं, तो वहाँ पे हम ये काम को कैसे करें। जैसे आज हम इसके माध्यम से हम आप पढ़ रहे हैं ये बल्ब के माध्यम, तो वहाँ पर एडिसन के सामने यही तो समस्या थी, पूरे संसार के सामने ये समस्या थी, लेकिन उसके लिए जो निपटने के लिए काम किसने किया, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। तो उन्होंने इस समस्या को समझा और उस पर काम किया, और जब वो उन्होंने समस्या को समझा, काम किया, और फाइनल रिजल्ट हमारे सामने है, तो समस्या हमारे लिए एक नया अवसर लेके आती, ये चीज़ हमारे लिए समझनी होगी। तो समस्या समाधान करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया होगा तो आपको लगता है कि सभी ने कहा होगा कि ये जो बल्ब जलना सुनिश्चित है, ना उनकी मजाक भी बनी होगी, उनके लिए बहुत कुछ सहना पड़ा होगा, तब उन्होंने जाके ये आविष्कार किया। क्योंकि 1000 जिस व्यक्ति के नाम पेटेंट हैं वो कोई ऐसा वैसा आदमी थोड़ी होगा, वो अपने आप में अद्वितीय है, और ये तो पेटेंट है उसके, और उसने अनगिनत जाने कितने कर रखे होंगे। आविष्कारों में जो आविष्कार हैं वो भी तो एक आविष्कार हैं, उनकी तो गिनती नहीं। आज हम एक छोटी सी थीसिस लिख देते तो डॉक्टर लग जाता है। आज हम अगर कोई छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना दें, उसके लिए नया रूप दे दें, तो हम वैज्ञानिक बन जाते हैं। लेकिन एक बात समझो कि थॉमस एल्वा एडिसन ने अपनी सारी ज़िंदगी इलेक्ट्रिसिटी को समर्पित कर दी, तो उससे बड़ा तो आज तक कोई लिखित रूप में जो है वो थॉमस एल्वा एडिसन के टक्कर का आदमी अभी तक नहीं बना जो इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि है टेस्ला महोदय इनसे ज़्यादा बड़े क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ज्ञाता हैं, लेकिन वो लिखित रूप में नहीं है। अब चूँकि उनके लिखित रूप उनके लिए मिला है तो क्या है, अब उन्हीं का तो नाम लेंगे हम। तो ये चीज़ हमारे लिए समझनी होगी। तो समस्याएं हमारे लिए क्या करती हैं, एक नया अवसर लाते हैं। जब हम हमारे सामने समस्याएं होंगी, जैसे हमने एक चीज़ और पढ़ी है इसी में, जो ब्रेल लिपि है, तो ब्रेल महोदय की क्या समस्या थी, उनकी समस्या थी कि वो पढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी जो दृष्टि थी वो दृष्टि विहीन थे। तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो समस्या थी उनने उस समस्या को हल किया, और आज रिजल्ट जो परिणाम है वो हमारे सामने। आज जो दृष्टिहीन जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो और लोग हैं, तो वो उन्हीं की तो देन है, क्योंकि उन्होंने समस्या से भागे नहीं बल्कि समस्या का सामना किया। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो ये तो कहते हैं कि समस्या से भागने का मतलब है और नई समस्याओं को खड़ा करना। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। नेक्स्ट है हमारा व्याख्यान विधि। ये जो व्याख्यान विधि है, जो हमारी लेक्चर मेथड है, ये दुनिया का सबसे प्राचीन मेथड है। इस विधि पे, इस मेथड पे चलने वाला जो हमारे प्राचीन काल से जो गुरु शिष्य की परंपरा में जो शिक्षा का जो आचरण किया जाता था, उसे धारण शिक्षा को लिया जाता था गुरु के माध्यम से, सपोर्ट से, तो वहाँ पे ये चीज़ चलती थी। क्योंकि जो जितने भी मंत्र हैं, ऋचाएँ हैं, श्लोक हैं, वो सब क्या हैं, वो सब गुरु के मुख से ही तो याद किए कराए जाते थे। उनका उस ज़माने में इतना बड़ा लिखित रूप नहीं था जितना बड़ा आज है। आज तो इतनी बड़ी की लाइब्रेरियाँ हैं कि अगर उनकी लाइब्रेरी को पुस्तक में कंटिन्यू अगर लगाया जाए तो 3.5 चक्कर पृथ्वी की लगा देंगी, इतनी पुस्तकें हैं। और वो तो अभी हैं और इससे आगे भी और हो सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो व्याख्यान विधि है वो बहुत प्राचीन विधि है, और जो ऋचाएँ मंत्र जो चलते थे वो गुरु के मुख से हम सीखते थे, उन्हें कंठस्थ करते थे, और वही पद्धति चली आ रही। जैसे अब जो लेक्चरर बनते हैं तो वो लेक्चर उसी के बेस पे तो बनते हैं, तो हम उनसे ये चीज़ सीखते हैं। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी व्याख्यान विधि के अंतर्गत आती है। तो ये चीज़ हमने समझी। इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। चैनल पर बने रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।